नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, इसमें हम जो दोनों न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वह हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 सितंबर का है और ये इसमें हम हिंदी में जो हिंदू के भी आर्टिकल है वह भी हम हिंदी यानी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो एडिटोरियल है हमारा हिंदू से है, जिसके अंदर जो महिला डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया, यानी जो महिलाओं का जो हमारे जो लैंगिक असमानताएं हैं। ठीक है, जो साइंस के परिस्पेक्ट में यानी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महिलाओं का जो योगदान है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, सबसे पहले इसमें कहा गया जो लिंग संबंधित मुद्दे पर जो लैंगिक समानता और भेदभाव व उच्च शिक्षा संबंधित जो शैक्षिक विद में पहले सुर्खियों में तब रहा आया जब 1933 के अंदर कमला सहानी को सर वी.सी. रमन के मार्गदर्शन में भौतिकी अनुसंधान के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, और उसके जो नोबेल विजेता और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रसिद्ध निर्देशक ने उन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहरा दिया था कि वह एक महिला है। यानी हम पहले देख सकते हैं 1933 में किस प्रकार का हमारा एक है, हम देख सकते हैं भी क्या है, एक महिला के बीच में जो लिंग असमानता दिखाई देती है। ठीक है, अगला इसके अंदर एक बात कही गई थी जिसमें कहा भी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर एंड एनवायरमेंट एडवांसमेंट संस्था, जिसको बोलते हैं जर्नल एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक पायलट परियोजना चलाई है, जिससे क्या है भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर इनको महिलाओं की जो समानता का बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही इसमें वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के विभाग के अंतर्गत जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सिंग नामक एक किरण नाम की योजना शुरू की गई, जो क्या है भी जो महिलाएं अनुसंधान यानी जो अपनी शिक्षा को बीच में छोड़कर चली गई किसी पारिवारिक कारणों की वजह से दोबारा आकर अनुसंधान में जुड़ सकती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ कहता है इसके अंदर क्या है भी जो वर्तमान में महिलाओं का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग व गणित के अंदर विश्व स्तर पर अब जो प्रतिनिधित्व है वह भी कम है आज की स्थिति के अंदर। ठीक है, एक यूनेस्को की बात की गई भी जो यूनेस्को ने एक आंकड़े के आधार पर कहा है भी जो कहा भी भारत है वे कुछ देशों में आंकड़े लिए हैं जिसमें कहा भी भारत सबसे निचले स्तर पर है, जिसमें क्या है भी भारत में जो केवल जो महिलाएं हैं वे केवल 14% ही शोध संबंधित है, जिसके अंदर जो विज्ञान है प्रौद्योगिकी मैथमेटिक्स इनसे भी विषयों से जुड़ी हुई है, जबकि जापान में ये 16% है, नीदरलैंड के अंदर 26% है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 27% है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर 39% है। ठीक है, इसी में साथ ही इसमें कहा गया भी भारत में लगभग 43% महिलाएं ऐसी हैं जो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स क्षेत्र से स्नातक तो करती हैं, मगर वो आगे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आगे बड़े संस्थान होते हैं या विश्वविद्यालय होते हैं, जो अनुसंधान कार्य होता है, इनमें केवल 14% ही महिलाएं भाग ले पाती है। यानी हम देखते हैं भी कितनी प्रतिशत महिलाएं इसके अंदर, लगभग 30% के आसपास महिलाएं ऐसे जो अपने घरेलू कारण या किसी निजी कारण की वजह से वह इन संस्थाओं में भाग नहीं ले पाती है, इनका हिस्सा नहीं बन पाती है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया भी भारत इसके अंदर इसमें एक आशा की गई है भी जो भारत जब 2047 तक है अपनी शताब्दी यानी 100 वर्ष के उपरांत जहाँ विकसित देश राष्ट्र बनने के हमने लक्ष्य रखा है, वहाँ पर हम इस बात की आशा कर सकते हैं भी हम जो सरकार है वह लैंगिक समानता के से संबंधित काफ़ी कदम उठा सकती हैं। इसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत डाटा दिया गया है जिसमें इन्होंने इसके साथ साथ और देश हैं उनका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, डाटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखा है, मगर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वह हमने इसके अंदर देख ली थी। इसी के अंदर इन्होंने एक 1937 के अंदर भी जैसे प्रोफेसर BS बोस के अंदर कर एक थे जिसको हम बोलते हैं चौधरी बिम्बा का भी एक इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, वैसे एक इंपॉर्टेंट सही है, अगर हम अपना आंसर लिखते हैं तो अगर उसमें एक का भी जिक्र कर देते हैं तो हमें नंबर में कोई भी कटौती नहीं होगी। ठीक है, तो यही इसके द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने देख लिया था। एक आर्टिकल और था जिसका हमने कल जो शाम को जो न्यूज़ डाली थी जिसके अंदर हमने देखा था भी जो हमारी जो विकास दर की पहली तिमाही की जो 13% के आसपास दर देखी गई है, 13% 5 पॉइंट के आसपास दर है, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल था जो हमने लगभग कल डिस्कस कर लिया था, उसमें वैसे कुछ खास था नहीं। अगला जो एक आर्टिकल था वह हमारा इसके अंदर था भी
दैनिक जागरण से अंदर, जिसमें यह कहा गया है भी जो अभी हाल ही में जो गृह मंत्रालय थे उन्होंने क्या कहा भी जो 6 ऐसी जो सजाएं हैं जिसके अंदर 6 वर्ष से अधिक की सज़ा मिलती है उनके अंदर आपको फॉरेंसिक जांच करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इस पे आर्टिकल था, इसमें भी कुछ डाटा दे रखा है ताकि हम मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके अंदर अगर इस डाटा का उपयोग करते हैं, उसमें जितना डाटा दिए गए उसमें से अगर हम 1-2 का भी उपयोग करते हैं तो हमें 1 से 2 नंबर फालतू मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, यानी हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है भी यहाँ कि ये किसी सीरियस एस्पिरेंट का आंसर है। ठीक है, तो इसलिए वो डाटा भी लिया गया और साथ में यहाँ तो दिखाई नहीं रहा, वो हमने टाइप करने में टाइप कर रखा है। ठीक है, क्या कहता है भी जो पहला डाटा देख रखा है इसमें क्या क्या इसमें एक यानी उसमें संशोधन करने की आवश्यकता, किस किस के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता, जैसे भारतीय दंड संहिता उन जो 1860 व आपराधिक प्रक्रिया 1973 में बदलाव के साक्ष्य और कानून में 1972 में बदलाव करना अनिवार्य है। ये बदलाव क्या है भी ऐसे बदलाव उन अपराधों के मामले अनिवार्य होंगे जिनकी इस अवधि कितनी है 6 वर्ष से अधिक है। ऐसे मामलों में जो फॉरेंसिक जांच है वह करवाना क्या होगी अनिवार्य होगी। अब फॉरेंसिक जांच होगी तो इससे क्या होगा भी हम कह सकते हैं जो एक पुलिस हिरासत में जो हम 3rd डिग्री टॉर्चर्स करते हैं तो लोगों को जिस प्रकार से हम उनको थोड़ी सी यातना देकर ये पता करने का कोशिश करते हैं भी जो उनके पास जानकारी होती है, एक तो उससे भी एक जानकारी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इससे क्या होगा जब हम फॉरेंसिक जांच करेंगे तो उससे हमें क्या होगा भी एक अच्छी सी यानी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, और वैज्ञानिक साक्ष्यों से उन्हें दोष सिद्ध न्याय से उपलब्ध भी करवाया जा सकेगा। ठीक है, अगला कहता है भी आपराधिक न्याय प्रणाली में उन प्रक्रियाओं व निकायों व संस्थाओं को समूह होती हैं जो कौन कौन सी होती है, इसके अंदर जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने वाली यानी जो आपराधिक न्याय प्रणालियाँ होती है जो जो अपराध यानी जो अपराधी को न्याय दिलाने का काम करती है, तो यानी जो कौन कौन सी होती है उसके अंदर जैसे हम सामाजिक निर्णय रक्षा में जो दोबारा भी स्थापित की जाती है, तो इनके अंदर जो कौन कौन सी आते हैं जैसे पुलिस हो गया, अभियोजन होगी, न्यायालय हो गया, जेल भी इसके अंदर शामिल है। प्रणाली में जो प्रणाली है इसमें अवयवों का उद्देश्य केवल आपराधिक दंड यानी अपराधियों को दंडित करना ही नहीं बल्कि यह समाज में शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भी अपराधों को नियंत्रित कर रखने का प्रयास करती है। यानी इसका अर्थ यह है अभी अगर समाज में एक इंसान अपराध करता है तो कहीं ना कहीं दूसरा अपराध भी उससे प्रभावित होकर एक नया अपराध करने की चेष्टा करता है। अगर हम इसमें पहले ही कंट्रोल कर ले जाएं और कठोर कार्य और जल्दी से उनको सजा की दी जाए तो अपराध की जो हम कह सकते हैं भी जो घटनाएं हैं वह कम होने की हो सकती हैं। अगला इसके अंदर कह सकते हैं भी जो आपराधिक न्यायालय प्रणाली भी अभी तभी कारगर मानी जाती है जब अभियुक्ता पीड़ित व अधिकारियों के बीच में संतुलन बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या भी एक तो पीड़ित होता है और एक अभियुक्ता होता है, उनके बीच में क्या होता है कि संतुलन बना के हमें चलना होता है। और क्योंकि हम जब तब तक न्याय का सही निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम ये सही नहीं कह सकते भी ये क्या ये पूर्णतः दोषी है या नहीं है। ठीक है, और बिना किसी विषेद या पक्षपात से निर्णय कर पाएंगे। ठीक है, यानी बिना किसी हम भेदभाव से निर्णय कर पाएंगे फॉरेंसिक जांच के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 20 की हम बात करते हैं उसके अंदर भी जो आपराधिक न्याय के आधार पर यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है वह कहता है भी किसी भी व्यक्ति को अपने ही पक्ष में साक्ष्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अंदर ये बात कही गई है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो फॉरेंसिक जांच है उसके अंदर जैसे जिसके हम डीएनए के लेते हैं या हमारे जो खून की जांच होती है, हमारे बालों की जांच होती है, हमारे जो पसीना होता है या थूक होता है आदि की जांच होती है, तो इससे भी हम ये कहते हैं भी भारतीय संविधान का जो ये इससे क्या है बाहर है। क्या गया अभी जो फॉरेंसिक विज्ञान का अर्थ है हमने देख लिया भी आपराधिक जांच के दौरान पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का पद्धतियों का अनुप्रयोग करना, विशेषकर साक्ष्य विश्लेषण के नाम चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, डीएनए प्रोसेसिंग, कंप्यूटरिंग, अभियांत्रिक व तकनीकियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी क्या अभियुक्त द्वारा अंगूठे के निशान जिसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट बोलते हैं, नमूना हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर करवा के रक्त की जांच, बाल की जांच, वीर्य की जांच इत्यादि भी अनुच्छेद 20 के अर्थ भी एक यानी साक्षी होना अव्यय नहीं है। ठीक है, अगला इसके अंदर जो एक केस की बात की गई थी तो क्या कहता रामचंद्र रेड्डी बना महाराष्ट्र राज्य 2004 में न्यायालय ने जो P300 तिरंगे विश्लेषण में जिसमें बी में जो ब्रेन मैपिंग यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसको रीड किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट्स है या लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है या नोको विजन टेस्ट होते हैं उसका उपयोग क्यों वैध ठहराया था। यानी किस परिस्थिति में भी जो नार्को टेस्ट है वह भी किया जा सकता है। आपको लाई डिटेक्टिंग जो होता है वह भी आपका जो आपकी जो शारीरिक घटना यानी जो प्रक्रिया उसके आधार पर जो लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है उस पर भी आपको यानी आपके जो साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। ठीक है,
और यह तभी किया जा सकता है जब न्यायालय की इसकी अनुमति प्रदान हो। ठीक है, न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है। अगला कहा गया भी आपराधिक प्रक्रिया सहायता की धारा 53 और 54 में चिकित्सा द्वारा प्राप्त साक्ष्यों की उपलब्धता ही की संभावना के आधार पर एजेंसी जांच की अनुमति है। ठीक है, ये इसके आर्टिकल में दे रखा है। एक अभी हाल ही के समय में अपराधी के पीछे जो मानसिकता को समझने के लिए भी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक फोरेंसिक तकनीक का उपयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं भी कठोर कानून होने के बावजूद भी जो जो अपराध है वह निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके पीछे की जो मानसिकता क्या है उसको समझने के लिए भी हमें फोरेंसिक तकनीक की आवश्यकता होगी। ठीक है, ताकि हम जो किस प्रकार की मानसिकता लेकर लोग अपराध की दुनिया यानी अपराध की जैसी घटना को अंजाम देते हैं, तो उसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो फोरेंसिक तकनीक से हमें इसमें भी आपको हमें मदद मिलेगी। अगला है इसके अंदर क्या है अभी न्यायिक कार्रवाइयों में जो जो मनोवैज्ञानिक को समावेश व मस्तिष्क की स्थिति का आकलन व हिंसा की भविष्यवाणी व जोखिम प्रबंधन व तलाक के मामलों में बच्चे के संरक्षण व देख रेख व भाल आकलन की सहायता करता है। ठीक है, तो यही बात है भी कहीं ना कहीं जो फोरेंसिक लैब है हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल दो था, जैसे ये जो आर्टिकल दे रखा है जो ये वाला आर्टिकल है। ठीक है, ये किसका एक स्क्रीनशॉट है, वैसे आर्टिकल यही है, इसी के अंदर कुछ और पॉइंट्स है। इसके अंदर कहा गया है अभी जो आज के जो टाइम है उसके अंदर जो साइबर अटैक है वह भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही मामलों में हमें फोरेंसिक जांच करवाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं, जो महिला है, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें तकनीक का इतना ज्ञान नहीं है वह इससे क्या होते हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी काफ़ी हाल ही के दिनों में जागरूकता और सतर्कता में वृद्धि के कारण यानी लोगों के बीच में जैसे आज के टाइम में क्या भी जागरूकता बढ़ी है। यानी पहले क्या होते थे भी जो अपराधी होते थे वह आसानी से पकड़े जाते थे, मगर आज के टाइम में ऐसा है भी जो अपराधी होते हैं वो स्मार्ट तरह के हो गए, अपराध भी बहुत सोच समझ के करते हैं। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं भी जो नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो उनको पकड़ना भी क्या होगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले इसके अंदर क्या है भी जो फोरेंसिक विज्ञान का विस्तृत के लिए बड़ी संख्या में हमें अब जो फोरेंसिक जांच करवानी है, अब हमें उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें बड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर जो प्रयोगशालाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी बड़ी बड़ी प्रयोगशाला लगानी पड़ेगी जहां पर हम सही से यानी परीक्षण यानी जो फोरेंसिक जांच कर पाए। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में 7 ही फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पर है ये हैदराबाद के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है, गुवाहाटी के अंदर है, भोपाल और पुणे में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त गांधीनगर में भी राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत है। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल, दिल्ली, गोवा और त्रिपुरा, गुवाहाटी में नए परिसर खोले जाने की बात कही गई है। और इसमें साथ यही भी कहा गया है भी जो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना जरूरी है। जब तक लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इसके अंदर जो भरमाई है यानी जो लोगों के बीच में जो विसंगति है वो बनी रहेंगी और इसको हम सही से लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस यही इसी के बारे में थोड़ा लिख रखा है। ठीक है, अगला जो ये न्यूज़ था वैसे ताइवान की सुरक्षा से संबंधित अभी अब जो चीन और ताइवान के बीच में संघर्ष चल रहा है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ऐसी इसके अंदर कहा गया जो आर्टिकल है इसमें कहा गया जो चीन है वह कुछ यह घटनाएं कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं जैसे आज के टाइम में हम देखें तो जो अमेरिका का जो प्रभाव है दिनों दिन क्या होता है कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम जो अमेरिका की वर्तमान सरकार है जिसके अंदर हम देखें जैसे यूक्रेन और जो रूस का युद्ध था उसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव रहा है। इसी के मामले में जो अफगानिस्तान से जो सेनाएं वापस गई है जिससे अफगानिस्तान में भी अभी सत्ता का हलचल चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार का जो निर्णय है उसमें जो चीन है वह कह रहा है भी ताइवान पे अभी इस टाइम हमला कर सकता है, क्योंकि जो इन्होंने चीन समझता है भी अभी अमेरिका की जो ताकत है या प्रभाव है वो दिन दिन कम होता जा रहा है। अगर हम भारत के तौर पर बात करें तो भारत का जो सीमा है और जो चीन के साथ काफ़ी क्षेत्रों में इसकी सीमा लगती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो है वहाँ पर भी चीन कहीं ना कहीं अपना दावा करता है भी अरुणाचल प्रदेश है वह चीन का हिस्सा है। ठीक है, जबकि भारत इससे हमेशा नाराजगी जताता है भी। उन्होंने जो एक मैप भी बनाया था जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से के अंदर उन्होंने दिखाया था। ठीक है, तो साथ ही साथ जो चीन है वह अपना जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो महासागर है इसी के साथ जो हिंद महासागर है उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही गई है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया है भी जैसे जैसे ताइवान कहता है भी चीन के शिकंजे में कसता जा रहा है। ठीक है,
एक अंदर इसके अंदर कहा गया भारत और अमेरिका अभी हाल ही में क्या भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त अभ्यास होने वाला है। वो कहाँ पर होने वाला है? उत्तराखंड की सीमा पर, जिसका अभी हाल ही में चीन ने काफ़ी आपत्ति जताई थी। ठीक है, तो इसमें लगभग पीछे के जितने भी अभ्यास है उससे कहीं ज़्यादा इसके सैनिक और नए अत्याधुनिक हथियार होंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अहम यानी या सकते हैं भी अहम घटना हो सकती है चीन के लिए भी। कह सकते हैं भी जो चीन है वह इस घटना से प्रभावित कह सकते हैं भी अमेरिका के साथ अपनी जो गुणता को देखकर, अपनी ताकत को देखकर भी चीन कहीं ना कहीं भारत के लिए इसका फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान है वह दुनिया का 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसी के साथ ताइवान के अंदर जो सेमीकंडक्टर हब भी माना जाता है, यानी जो जो कार्स हैं या मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है वो भी ताइवान से ज़्यादातर देशों में आयात किए जाते हैं। ठीक है, अगला कहता है भी भारत और इसके लिए कहा गया भी जो भारत और जापान है उनको भी ये साथ मिलकर कार्य करना होगा, ताकि चीन को यानी चीन के रूप में यानी एक प्रकार से चीन के रूप में बैरियर का काम किया जा सके। ठीक है, और अमेरिका के साथ भी ज़्यादा वार्षिक युद्धाभ्यास करते रहे, यानी किया जाना चाहिए, जिससे क्या है भी हमारी जो अमेरिका के साथ जो साझेदारी है वह भी मजबूत बनी रहे। ठीक है, इसी बारे में ये थोड़ा सा आर्टिकल था। तो चलिए अगले नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। अगला आर्टिकल हमारा कहता है भी समुदाय से जुड़ा उत्सव। अभी हम देख रहे हैं भी जो इस वर्ष जो हमारी गणेश चतुर्दशी चल रही है, ठीक है, तो इसी टाइम पर तो इसका जो गणेश चतुर्दशी से लेकर यह अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो यह त्यौहार केवल और केवल सिर्फ एक हमारा जो मान्यता ही नहीं है, इसके साथ अगर हम इतिहास की ओर देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी जो गणेश उत्सव को बनाया था। ठीक है, अगर हम ठीक है इसी के साथ इन्होंने कहा था भी जब 1893 के अंदर जो ये गणेश उत्सव था ये घरों में मनाया जाता था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाकर लोगों के बीच में समानता व सार्वजनिक और अपनी संस्कृति के प्रति उत्कृष्टता की भावना का विकास किया था, बल्कि साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय एकता, छुआछूत से मुक्ति और संगठित समाज का भी निर्माण किया था। ठीक है, और यूनेस्को ने जो ये हमारा जो गणेश चतुर्थी है इसको यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। इसके अलावा वर्ष 2008 में यूनेस्को ने भारत के लगभग 14 त्योहारों व मेलों को यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अंदर जिसके हम कह सकते हैं भी गणेश महोत्सव के समान उत्सव ही जैसे दुर्गा पूजा है जो कितने 9 दिन तक चलती है। ठीक है, उसी के साथ में ठीक है जो हमारी रामलीला है जो भी हमारी कम से कम कितने लगभग 15 दिन के आसपास चलती है। राजस्थान का जो कालबेलिया एक यानी जो नृत्य है उसको भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। कुंभ का जो मेला है, घड़ियाल पर्वत रमन है, जो छाऊ नृत्य है और वैदिक मंत्रों उच्चारण का जो परंपरा है उसको भी यूनेस्को ने विश्व संस्कृति धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, तो आज के आर्टिकल इतने ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।